पायल बहुत ही परेशान रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके हस्बैंड उसे प्यार नहीं करते। पायल शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। वह शीशे में देखते हुए अभिनव से बोली, सुनते हो, जरा देखो तो मुझ पर ये साड़ी अच्छी लग रही है या नहीं, या फिर कुछ और पहन लूं? पायल, हम लोग मौसी की 13वीं में जा रहे हैं, ना कि किसी पार्टी में। अरे मौके के हिसाब से जो ठीक लगे पहन लो। मैं वही तो कहती हूँ। बाहर जाओगे तो सारी लड़कियों पर नजर उठाओगे, और एक मैं हूँ। मुझे एक दफा भी ये नहीं कहते कि बेबी तुम्हें साड़ी में बहुत हॉट लगती हो, ये पहन लो या ये मत पहनो। बस जो भी पहनूं मुझे ही ठीक लगना चाहिए। आपकी तो कोई डिमांड ही नहीं रहती। पायल, ऐसी बातें करने का भी कोई समय होता है। आज मेरी मौसी की 13वीं है। मेरी मौसी मर गई और तुम्हें अपनी साड़ी की पड़ी है। अब चलो जल्दी से। पायल मुंह बनाते हुए मौसी की 13वीं में चली गई। वहां जाकर देखती है कि मौसी के बेटे की बहू बड़ी खुश है। उसका पति उसके आगे पीछे लट्टू सा नाच रहा था। वह सोचने लगी, काश मेरे पति भी शैलेंद्र भाई साहब की तरह होते। मीना दीदी से पूछती हूँ कि आखिर क्या राज है जो भाई साहब उनकी उंगलियों पर नाचते हैं। मौका मिलते ही वह मीना के पास गई और दुखी सा चेहरा बनाकर बैठ गई। उसे दुखी देखकर मीना ने पूछा, अरे क्या हुआ पायल, तुम्हारा तो चेहरा उतरा हुआ है। कोई बात है तो बताओ, अभिनव से झगड़ा हुआ क्या? अब क्या बताऊं दीदी, सब आपकी तरह खुशनसीब थोड़े ही ना होते हैं। देख रही हूँ कि भाई साहब आपकी कितनी परवाह करते हैं। वो तो है, मेरे पति तो लाखों में एक है, हीरा है हीरा। दीदी मुझे भी कोई तरीका बताइए ना, जो मैं भी अपने पति को हीरा बनाकर अंगूठी में जड़वा लूं आपकी तरह। अभिनव भी तो अच्छे हैं, क्या वो तुम्हें परेशान रखते हैं पायल? परेशान तो नहीं करते दीदी, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते। अच्छा ऐसी बात है, तो क्या वो किसी और से प्यार करते हैं? मुझे नहीं पता दीदी, लेकिन ना तो वो कभी मेरी तारीफ करते हैं और ना ही कभी बाहर घुमाने और खिलाने पिलाने के लिए लेकर जाते हैं। सिनेमा देखे हुए तो सालों बीत गए। बस एक बार शादी की शॉपिंग कराई थी, 4 साल से शॉपिंग भी नहीं कराई। बस आते हैं, फोन में लग जाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। अब इसे आप प्यार कहोगी? बोलो। ये तो बहुत गलत बात है, मैं अभिनव से बात करती हूँ। अरे बिल्कुल नहीं दीदी, अगर उन्हें पता चला कि मैंने उनकी शिकायत आपसे की है तो वो पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे। बस दीदी कोई ऐसा उपाय हो जो वो किसी की तरफ ना देखे, मुझसे ही प्यार करें और 7 जन्म तक मेरे ही पति बनकर रहें। पायल तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम अभिनव को जाने दो और 1-2 दिन यहीं मेरे पास रुको। मैं तुम्हें कहीं लेकर चलूंगी, लेकिन अभिनव को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ना दीदी ना, माँ कसम मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। बस वो एक रोमांटिक से पति बन जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। 13वीं का कार्यक्रम दोपहर बाद तक चलता रहा। अभिनव अपने भाइयों और रिश्तेदारों के साथ बैठा बातें करता रहा। उसने देखा कि समय ज्यादा हो गया है। वह पायल के पास गया और बोला, चलो पायल, अब हमें घर चलना चाहिए। पायल ने मीना की तरफ देखा। मीना ने कहा, अभिनव मैं ये कह रही थी कि पायल को 1-2 दिन मेरे पास रहने दो। मम्मी जी के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, थोड़ा मेरा मन भी लग जाएगा। अरे भाभी कोई बात नहीं, आप पायल को जितने दिन रखना चाहो रख लो। आप जब कहोगी तो मैं लेने आ जाऊंगा। ये कहकर अभिनव चला गया। पायल रोनी सूरत बनाती हुई बोली, देखा दीदी, मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते, वरना वो मुझे ऐसे छोड़कर जाते। तुम धीरज रखो पायल, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि अभिनव के जीवन में कोई और लड़की आ गई है। नहीं दीदी, अगर ऐसा हुआ तो मैं उनके कदमों में अपने प्राण त्याग दूंगी। वो चाहे करें या ना करें, पर मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अगले दिन मीना ने पायल को सुबह 5 बजे उठा दिया
और दोनों नहा धोकर तैयार हो गईं। पायल, पैसे तो है ना तुम्हारे पास? क्योंकि जहाँ मैं तुम्हें लेकर जा रही हूँ उसकी 2000 रुपये फीस है। पैसे तो मेरे पास हैं दीदी, लेकिन क्या हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे पगली, तुम्हें नहीं, अभिनव को ठीक करना है, इसलिए हम एक अघोरी बाबा के पास जा रहे हैं। ठीक है दीदी, पैसा तो मेरे पास है, बस अभिनव मेरी परवाह करने लगे, फिर पैसे क्या, मैं अपनी जान भी दे दूंगी। उन दोनों ने वहां से बस पकड़ी, फिर एक रिक्शा लिया और एक सुनसान जगह पर पहुंच गई। उनके वहां पहुंचते ही बाबा चिल्लाया, अलख निरंजन! बाबा, तुम्हारे दरबार इन एक दुखियारी को लाई हूँ। क्या कष्ट है बच्चा? बाबा, मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते। अच्छा, मुझे सब दिखाई दे रहा है। 8 ग्रह तुम्हारी कुंडली पर कुंडली मार कर बैठे हुए हैं, जो तुम्हारे पति से मिलन कभी नहीं होने देंगे। हो सकता है तुम्हारी जगह तुम्हारे पति की जिंदगी में कोई और ले ले। नहीं बाबा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगी। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे बच्चा, और सब ठीक कर देंगे। हमारे यहाँ से कोई खाली नहीं गया, लेकिन थोड़ा खर्चा आएगा बच्चा। मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे प्यार तो करेंगे ना? मुझे उनका साथ 7 जन्मों तक चाहिए। हाँ। 15,000 का खर्चा है बच्चा। फिर तो जैसे तुम कहोगी वैसा होगा। सिर्फ एक पूजा और फिर तुम्हारे 8 ग्रह मेरी मुट्ठी में होंगे। पायल ने फटाफट 15,000 रुपए निकालकर बाबा को दे दिए। बाबा ने कुछ ऊट पटांग मंत्र पढ़े और कहा, तुम्हारी मांग में वो जितना ज्यादा सिंदूर देखेगा, वो तुमसे उतना ही प्यार करेगा। बाबा, एक मांग में 1 किलो सिंदूर तो नहीं लगा सकती ना? किसने कहा एक में लगाओ? तुम्हारे 8 ग्रह रूठे हुए हैं, तो तुम सुबह नहा धोकर 8 मांग निकालकर सिंदूर भरो और फिर देखना वो तुम्हें कितना प्यार करता है। ये बाबा यहाँ ऐसे ही नहीं बैठा, न जाने कितने चमत्कार करता है। पायल खुश होती हुई अनुराधा के साथ उसके घर पहुंच गई। शाम को उसने अभिनव को बुला लिया और अपनी ससुराल आ गई। अगली सुबह वह उठी और अभिनव को सोते देखकर मुस्कुरा दी। उसे लग रहा था कि कुछ ही देर में उसका पति दुनिया का सबसे अच्छा पति बनने वाला है। वह नहाई और बाल धोकर उसने सिर में 8 जगह सिंदूर भर लिया। तैयार होकर वह सोते हुए अभिनव के पास पहुंची और उसके कान में बोली, उठो सोना, देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ। अभिनव ने आंखें खोली तो वह चिल्ला पड़ा, चुड़ैल! हे भगवान, घर में चुड़ैल आ गई है। नहीं बाबू, अभी तुम नींद में हो। देखो, मैं हूँ, तुम्हारी पायल। पायल? मेरी पायल भूतों वाला मेकअप नहीं करती। तुम जरूर मेरा उल्लू बना रही हो। पायल रोते हुए बोली, नहीं जी, आप तो हद ही कर रहे हैं। अपनी पायल को नहीं पहचान रहे। मैंने तो बस बालों में ये 8 जगह सिंदूर भरा है और कुछ नहीं किया। मुझे पहचानो अभिनव, पहचानो। अभिनव गुस्से में उठा और बोला, अरे ये 8 जगह तुमने कौन कौन से पतियों के नाम का सिंदूर भरा है? क्या मेरे सिवा तुम्हारे और भी पति हैं? नहीं अभिनव, ये सब मैंने आपके लिए ही किया है। मेरे पति केवल आप हो। किसी और के बारे में मेरे लिए सोचना भी पाप है। अभिनव ने उसके कंधे झिझोड़कर चिल्लाते हुए कहा, ओफो, तो ये जोकर बनने की क्या जरूरत थी? तुम्हें इस तरह किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? मैं सोसाइटी में मजाक बनकर रह जाऊंगा। दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अब पायल के सब्र का बांध टूट गया। वह रोते हुए सोचने लगी, इससे अच्छे तो अभिनव पहले ही थे। इस बाबा के चक्कर में अभिनव तो मुझसे नफरत करने लगे। नाश जाए उस बाबा का, कीड़े पड़े, कोई पानी देने वाला भी नसीब ना हो, जिसके कहने में आकर मैंने ये सिर में 8 जगह सिंदूर भरा। मुझसे गलती हो गई अभिनव,
अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। बस आप मुझसे नाराज मत होना। मैं अभी बाल धोकर आती हूँ। सुनो सुनो, तुम ये किस बाबा की बात कर रही हो? वो मीना दीदी मुझे उनके पास लेकर गई थी। मैंने उन्हें बताया था कि मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते। उन्होंने मुझे ये 8 मांग में सिंदूर भरने की तरकीब बताई और बदले में 15,000 रुपये ले लिए। ये सुनकर अभिनव ने माथा पकड़ लिया और वह बोला, पायल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस मुझे जताना नहीं आता और ना मुझे छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हारी तारीफ करनी आती है। पायल दौड़कर अभिनव के गले लग गई और बोली, अब मैं कभी नहीं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते। आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो। अब चलो उस बाबा की खबर लेते हैं। पायल उसे बाबा के पास लेकर गई। अभिनव ने बाबा को पकड़ा और उससे अपने पैसे लेकर उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी दी। बाबा डरते हुए बोला, अब झूठ से ही मेरी रोजी रोटी चलती है साहब, लेकिन कसम खाता हूं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद वह दुम दबाकर भाग गया। अभिनव और पायल अब बहुत खुश थे। नीतू और शीनू 2 बहनें थीं। बचपन से ही उन दोनों की कम बनती थी। उन दोनों बहनों में 36 का आंकड़ा था। अंदर से शीनू के चीखने की आवाज आई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा बैग खोलने की? पहली बात तो मैं तुझसे बड़ी हूँ, इसलिए तमीज में बात कर। और मैंने तेरे बैग से रिक्शे के लिए सिर्फ 12 रुपए निकाले थे, क्योंकि मेरे पास खुले नहीं थे। उनकी माँ विमला बोली, शीनू, नीतू तेरी बड़ी बहन है, कुछ तो तमीज रख। माँ, आपको तो आदत है हमेशा इसका फेवर लेने की, और ज्यादा बड़ी नहीं है ये, केवल 1 साल ही तो बड़ी है। ये कहकर शीनू अपने कमरे में चली गई। माँ, तुम भी किसे समझा रही हो? इसकी समझ में नहीं आने वाला। पता नहीं इसे कब अक्ल आएगी। शुक्र करो अभी तुम्हारी भाभी नहीं है, वरना ये तो उसका जीना मुश्किल कर देती। माँ, मुझे भी डर लगता है। अगर ससुराल में मुझे भी शीनू के जैसी ननद मिल गई तो क्या होगा? ननद तो होती ही लड़ने के लिए है। जानती है, जब तुम्हारी बुआओं की शादी नहीं हुई थी तब वो तुम्हारे पिताजी को भड़का कर मेरी खूब पिटाई करवाती थी। नीतू जब अपनी माँ के मुंह से अपनी बुआओं का अत्याचार सुनती थी तो उसकी रूह कांप उठती थी। कुछ समय बाद नीतू का रिश्ता विवेक के साथ पक्का हो गया। विवेक की एक बहन थी, राशि। नीतू अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे डर लग रहा है। डर? कैसा डर? माँ, विवेक की बहन भी शीनू जैसी हुई तो? हुई भी तो कौन सा उम्र भर तेरे साथ रहेगी? अरे शादी होकर वो तो ससुराल चली ही जाएगी ना। माँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मेरी सास बनकर रहेगी, क्योंकि सासू माँ तो है नहीं, घर में उसी की चलती होगी। ससुर जी तो बिल्कुल शांत बैठे थे, जैसे कुछ जानते ही ना हो। पहले से ही मत डर, जो होगा देखा जाएगा। नीतू के दिमाग में दिन रात यही चलता रहता कि कहीं उसकी ननद भी उसकी बहन जैसी ना हो। बाकी रही सही कसर शीनू पूरी कर देती और कहती रहती, पूरी हीरोइन है तेरी ननद, तुझे तो वह गवार समझती होगी। मान मत मान, मुझे तो ऐसा लगता है तुझे पसंद भी इसीलिए किया होगा कि तू गवार सी जो दिखती है, कम से कम उससे दबकर तो रहेगी। शीनू, बस कर, बहुत हो गया। तेरी ननद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी ननद को कुछ भी कहेगी। समय गुजरता गया और वह समय भी आ गया जब नीतू विवेक के घर दुल्हन बनकर पहुंच गई। ससुराल पहुंचने से पहले नीतू ने देखा कि विवेक की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, अरे आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ विवेक? विदा होकर तो मैं अपने घर से आई हूँ, रोना तो मुझे चाहिए और रो आप रहे हैं। नीतू, अगर आज माँ होती तो दरवाजे पर हमारे स्वागत के लिए वो तैयार खड़ी होती, लेकिन ये सब तो भगवान की मर्जी से होता है। शायद भगवान ऐसा ही चाहते हो। आप दुखी मत हो। लेकिन घर का नजारा तो कुछ और ही था।
राशि ने उनके स्वागत की सारी तैयारियां की हुई थीं। राशि ने सारी रस्मों के साथ अपनी भाभी का स्वागत किया और कहा, भाभी, माँ नहीं है, इसलिए मुझे जैसा ठीक लगा मैंने वैसा किया, ताकि आपके मन में कोई अरमान न रह जाए। कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। राशि की बात सुनकर नीतू का मन भर आया। वह बोली, इतना अच्छा स्वागत तो मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी राशि, मैं बहुत खुश हूँ। राशि उन्हें अंदर ले गई। नीतू देखती थी कि राशि उसकी बहुत परवाह करती है। उस घर में सब कुछ नीतू की पसंद पूछकर किया जाता था। एक दिन नीतू की आंखें भर आईं। वह सोचने लगी, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी ननद मिली। बस अब राशि के हाथ पीले हो जाएं तो मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करूं। उधर शीनू की भी शादी हो चुकी थी और कुछ दिनों बाद राशि की भी शादी हो गई। राशि के जाने के बाद नीतू को एहसास हुआ कि उसने अपनी ननद को ही नहीं बल्कि उसके रूप में बहुत सारे रिश्तों को भी खो दिया है। 2 साल बाद, विवेक, आज राशि आ रही है। जानते हो वह माँ बनने वाली है, इसीलिए मुझे बच्चे की शॉपिंग कराने ले चलो। अरे वो माँ बनने वाली है, अभी बनी नहीं है, इसलिए सही समय आने दो। मैं तुम्हारी शॉपिंग भी करा दूंगा। और तुम्हारी बहन भी तो प्रेग्नेंट है, सुना है कि उसको जुड़वां बच्चे हैं, कुछ उसका भी ध्यान है? हाँ, दोनों का 7वां महीना है। बस दोनों सही सलामत अपने बच्चों को जन्म दे दें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। और हमारा बच्चा? शायद अभी हमारी किस्मत में बच्चा नहीं है, इसलिए हुआ नहीं। होगा तो मिल ही जाएगा। शाम को राशि आ गई और नीतू के गले लग गई और बोली, भाभी, देख रही हो, फूल कर फुटबॉल हो गई हूँ मैं। अरे हाँ राशि, तुम तो सचमुच फूल कर बलून हो गई हो। लगता है ऋषभ बहुत ख्याल रखते हैं तुम्हारा। अरे भाभी, ये सब इस बेबी की करामात है। खैर छोड़ो, बहुत हुआ हंसी मजाक, अब सीरियस बात करते हैं। भाभी, 3 साल होने को हैं, आपने अभी तक कंसीव नहीं किया। अब और इंतज़ार नहीं होता मुझसे। मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस घर में आऊँ तो कोई बुआ बुआ कहकर मुझसे लिपट जाए। अब कोई बहाना नहीं, हम कल आपके चेकअप के लिए चल रहे हैं। बस इस बार मेरे यहाँ आने का यही मकसद है। अगले दिन राशि, विवेक और नीतू डॉक्टर के पास पहुंच गए। सारी जांच होने के बाद पता चला कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। नीतू ये सुनकर रोने लगी। प्लीज नीतू, रोना बंद करो, हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। नहीं, मुझे अपना बच्चा चाहिए। मुझे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए विवेक। ये कहकर नीतू फूट फूट कर रोने लगी। राशि और विवेक ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं समझ पाई और डिप्रेशन में चली गई, जिससे उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। 2 महीने में नीतू ने बिस्तर पकड़ लिया। यहाँ तक नौबत आ गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसी समय शीनू और राशि की डिलीवरी का समय भी हो चुका था। जिस हॉस्पिटल में नीतू थी, उसी हॉस्पिटल में शीनू ने 2 जुड़वा बेटों और राशि ने भी 1 बेटे को जन्म दिया। विवेक शीनू के पास जाकर बोला, शीनू, भगवान ने तुम्हें 2 बेटे दिए हैं, क्या तुम अपना 1 बच्चा नीतू को दे सकती हो? अगर वो इसी तरह डिप्रेशन में रही तो वो मर जाएगी। नहीं जीजू, भला मैं अपना बच्चा किसी और को कैसे दे सकती हूँ? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। नीतू ने ये सब पर्दे के पीछे से सुन लिया और खुद के आंसू रोक नहीं पाई और अपने बेड पर जाकर रोने लगी। नीतू को देखकर शीनू और विवेक उसके पीछे पीछे चले गए तो देखा कि राशि अपने बेटे को गोद में लेकर नीतू के पास खड़ी थी और कह रही थी, भाभी, इसे पकड़ो। मैं नहीं, आज से आप ही इसकी माँ हो। मैं तो इसे जरा भी नहीं संभाल पाऊंगी। आज से ये मेरी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। नीतू राशि का हाथ पकड़कर बोली, राशि, तुम कैसी माँ हो जो अपने बच्चे को किसी और को सौंप रही हो? तुम्हारा तो एक ही बेटा है और एक ये मेरी बहन है जो ये कहते ही नीतू का गला भर आया और वह रोने लगी। ये सुनकर शीनू शर्मिंदा हुई। उसने अपने एक बेटे को नीतू को देते हुए कहा,
मुझे माफ कर दे नीतू। तुम दोनों ननद भाभी के प्यार को देखकर मेरी आंखें खुल गईं। आज से मेरा एक बेटा तुम्हारा हुआ। तभी शोर शराबा सुनकर डॉक्टर आ गए और बोले, हटिए 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 यहाँ से। ये कैसी भीड़ लगा रखी है आपने? नीतू जी, आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। दरअसल आपकी रिपोर्ट किसी और नीतू के साथ बदल गई थी। आपकी रिपोर्ट तो बहुत अच्छी आई है, आप प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर सब खुशी के मारे उछल पड़े। नीतू ने शीनू का बेटा उसे सौंप दिया। राशि ने पूछा, भाभी अब तो आप खुश हो ना? जब बहन से भी प्यारी ननद मिलेगी तो खुश क्यों नहीं होंगी? तुम दोनों का प्यार देखकर आज मुझे भी लगता है कि मैंने अपनी बहन के साथ बहुत खूबसूरत पल खोए हैं। वाकई नीतू, तेरी ननद सचमुच तेरी बहन से भी प्यारी है।